हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ के करंट अफेयर्स वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न आते हैं और चुनाव है लोकसभा का, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसका आंसर होगा बड़े राज्यों में 95 लाख और यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्यों में 75 लाख। बड़े राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सब बड़े राज्य हैं। छोटे राज्य का मतलब ये हुआ जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इस तरह के छोटे राज्य। और यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है। ओके, तो लोकसभा चुनाव में ये अधिकतम खर्च की सीमा है और इस पर द हिंदू ने काफ़ी डिटेल में और तमाम अखबारों ने, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर काफ़ी अच्छे ढंग से कवर किया है। और ये बताया गया है कि किस तरीके से 25,000 से शुरुआत हुई थी। जब आज़ादी के बाद जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय लिमिट 25,000 के आसपास थी और अब बढ़कर ये 95 लाख हो चुका है। हालांकि अभी नहीं बढ़ा है, ये 2019 में आखिरी बार बढ़ाया गया था। ठीक है, तो अभी क्या है, अधिकतम खर्च की सीमा है 95 लाख बड़े राज्यों में और यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्यों में 75 लाख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये रही। और ये जो खर्च करते हैं ना, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो खर्च करते हैं, तो उसका पूरा डिटेल देना होता है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक एक एक ब्यौरा वहाँ जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उस ज़िले के, वहाँ पेश करना होता है। अगर ज़्यादा खर्च हुआ तो क्या होगा, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि अगर ज़्यादा खर्च कर देता है कोई उम्मीदवार तो आयोग जो है चुनाव को निरस्त भी कर सकता है, दोबारा चुनाव भी हो सकता है। जिले स्तर पर इसकी निगरानी के लिए टीमें लगी होती हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो कुछ उम्मीदवारों ने ज़्यादा खर्च किया था लेकिन उसमें बहुत कुछ कार्रवाई हुई नहीं थी। इस खर्चे में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे चाय पानी का खर्चा, बैठक का खर्चा, जुलूस, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, वाहन, तमाम जो भी खर्च होना है वो सब के बारे में डिटेल देना होता है। अब सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए भी खर्च की कोई लिमिट है क्या। देखिए, उम्मीदवारों के खर्च की तो लिमिट है जो कि बढ़ती रही है, हालांकि पार्टी कितना खर्च कर सकती है इसका कोई लिमिट नहीं होता है। ओके, तो पार्टी अभी लगातार बढ़ चढ़ कर खर्च कर रही है। जैसे 2019 के चुनाव में उस दौरान क्या हुआ था कि राष्ट्रीय और राज्य दलों के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो खर्च किया गया था वो टोटल 2,994 करोड़ रुपए था। ठीक है, उम्मीदवारों को उन लोगों ने इनमें से 529 करोड़ रुपए दिए थे अलग अलग पार्टियों ने। ठीक है, तो अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चुनाव आयोग के भी बारे में जान लें। उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए भी क्योंकि अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, बड़े राज्यों में 40 लाख और यूनियन टेरिटरी और छोटे राज्यों में 28 लाख रुपए। ये है लिमिट विधानसभा चुनाव में खर्च करने का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल्याण चालुक्य राजवंश का कितना वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के चौदम्मा मंदिर के पास खोजा गया है। आंसर होगा 900 वर्ष पुराना। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। चौदम्मा मंदिर कहाँ पर है? ये तेलंगाना में महमूद नगर में गंगापुरम एक गांव है, वहीं पर है और ये ढूंढा गया है शिलालेख 900 साल पुराना। पुरातत्वविद हैं ई शिव नागी रेड्डी, तो उन्होंने मार्च में ही ये ढूंढा है शिलालेख। ठीक है, और द हिंदू ने ये लिखा है कि ये शिलालेख 1134 ईस्वी में कल्याण चालुक्य सम्राट भूलोक मल्ला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलपा तृतीय की सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, चालुक्य के बारे में अगर बात करेंगे, कल्याणी के चालुक्यों के बारे में, तो मुख्य रूप से
कन्नडिगा राजवंश के थे। उनकी राजधानी कल्याणी के नाम से जाना जाता था और ये जो राजधानी थी वो कर्नाटक के अभी जो बीदर ज़िले हैं वहाँ पर मौजूद है। मतलब वो राजधानी उस समय वहाँ पर हुआ करती थी। ठीक है, तो क्षेत्र काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ओके, तो ये जो है 900 वर्ष पुराना है और भी ये जो मंदिर है ना वो तेलंगाना में है। तेलंगाना, उसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान यानी ISD के द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश के बेरोजगारों में कितने प्रतिशत युवा हैं? युवाओं की संख्या कितनी? इसका आंसर होगा 82.9%, लगभग 83% है। और इस रिपोर्ट को ILO के द्वारा जारी किया गया है और भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, तो उनके द्वारा ये जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। मतलब ये हुआ कि अगर देश में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 लोग युवा बेरोजगार हैं। भारत में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही गंभीर बताई गई है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट का नाम क्या है? भारत रोजगार रिपोर्ट। कब जारी की गई? 26 मार्च को। किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान, इन सब ने जारी किया है। और कुछ इंडेक्स के आधार पर यह तय किया गया है, कुछ पैमाने इसमें बनाए गए थे, जैसे नियमित औपचारिक कार्य में जो नियोजित श्रमिक हैं उनका क्या प्रतिशत है, आकस्मिक मजदूरों का क्या प्रतिशत है, गरीबी रेखा से नीचे स्वरोजगार करने वाले श्रमिकों की क्या हिस्सेदारी है, प्रतिशत है, कार्य भागीदारी दर क्या है, औसत कमाई क्या है जो मजदूर हैं उनकी, माध्यमिक और उच्च शिक्षित जो युवा हैं उनमें बेरोजगारी दर कैसी है, और युवा जो रोजगार और शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं है। तो इन सब को लेकर, ये डेटा को लेकर, ये मतलब इन पैमानों को लेकर ये तय किया गया कि भारत में 82.9% यानी लगभग 83% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। मतलब टोटल जो बेरोजगार हैं उनमें 82.9% युवा हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है और भारत के लिए ये बहुत ही मुश्किल का दौर ये बताया गया है अखबारों के द्वारा, और द हिंदू ने भी इस पर काफ़ी डिटेल में ये न्यूज़ प्रकाशित किया है। देखिए, भारत में करीब 27% आबादी वो युवा है और इनमें से एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। ठीक है, टोटल जो बेरोजगार हैं उनमें से 82.9% युवा हैं। ओके, कुछ राज्यों की स्थिति तो बेहद ही ज़्यादा ख़राब है इसमें, जैसे बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस दौरान मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति है। ठीक है, और टॉप में अगर रोज़गार में देखेंगे तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, ये सब टॉप पर हैं। और रिपोर्ट में ये कहना है कि ज़्यादातर लोगों का वेतन जो है ना वो लगभग एक समान रहा है। रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का वेतन जो है ना वो 2019 के बाद से नकारात्मक यानी नेगेटिव ट्रेंड देखा गया। मतलब सैलरी बढ़ी नहीं है। इतना ही नहीं, साल 2022 में जो न्यूनतम मतलब जो साल 2022 में जो बिना स्किल वाले जो वर्कर हैं उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है ना इसमें ये बताई गई है। और इसमें ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट आप देख रही है इसमें कहा गया है कि युवाओं के पास काम करने के स्किल जो है ना वो कम है। 90% युवा जो हैं वो मैथ्स फार्मूला लगाने में असमर्थ है। 60% युवा फाइल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। 75% युवा किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में असमर्थ हैं। तो मतलब ये हुआ कि युवाओं मतलब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि युवा ही इसके दोषी हैं कि आप जो है बेरोजगार हैं। युवाओं को ट्रेनिंग नहीं मिली है। ट्रेनिंग देने का काम किसका है? शैक्षणिक संस्थाओं का काम है। सरकार का किस जिम्मेदारी है कि भारत के युवा जो हैं उनको सही शिक्षा मिले और जो रोजगार है उसके लायक उनको ट्रेनिंग मिल सके। तो इस रिपोर्ट पर जो देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, उनका ये कहना है कि सरकार हर चीज़ का समाधान नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी सरकार कर रही है, लेकिन हर चीज़ का समाधान ये जो वो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, इसके लिए निजी क्षेत्र इन सबको आना होगा सामने में, वगैरह वगैरह बातें उन्होंने कही। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो ये रिपोर्ट आई है उसमें ये बातें कही गई हैं।
और इस चुनाव के वक्त में अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा मुझे नज़र नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो इस रिपोर्ट को जो जारी किया है ना ILO ने, वो अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों, श्रमिकों, इन सब के हितों की रक्षा के लिए वो नियम बनाने का काम है उसका। और ये यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट संस्था है। स्थापना हुई थी 1919 में, 1919 में। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और मानव विकास संस्थान यानी IHD, ये क्या है? ये एक गैर लाभकारी स्वायत्त संस्था है। उद्देश्य ये है कि ऐसे समाज का निर्माण में योगदान देना जो समावेशी मतलब सबको मिलजुल कर बढ़ावा देने को लेकर महत्व रखता हो। इसकी स्थापना की गई थी 1998 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर मेंबरशिप प्लान भी है करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो बहुत ही किफ़ायत में यानी बहुत सस्ते दर पे आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं मेंबरशिप के ज़रिए। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक है बेसिक मेंबरशिप, उसमें SSC, पुलिस, टीचर, इन सब के लेवल की तैयारी होती है। और एक है IAS, PCS लेवल का करंट अफेयर्स की तैयारी, और उसमें साथ में टेस्ट सीरीज़ भी मिलता है, वीडियो मिलता है, PDF मिलता है और करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। ये सारे डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इन सब तरह से मिलते हैं। आपके एग्जामिनेशन बहुत काम आएंगे। हमारे क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में खूब टकराते हैं। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश में बने तेजस के एडवांस्ड वर्जन LCA Mark 1A फाइटर एयरक्राफ्ट ने मार्च 2024 में पहली उड़ान भरी, तो इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? आंसर का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसका निर्माण किया है। पहली उड़ान ये भरी गई। इससे पहले वाला जो था वो जो आप देखते होंगे LCA जो कि तेजस का है, वो LCA Mark 1 था, ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स में है। और अभी क्या है, A यानी एडवांस वर्जन इसमें लॉन्च किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो 28 मार्च को करीब 18 मिनट तक ये उड़ान भरी गई। ये बेंगलुरु में HAL का जो वहाँ पर सेंटर है, वहाँ से इसकी उड़ान की गई है, उड़ान भरी गई, ठीक है। तो HAL ने इसका निर्माण किया है। बहुत सारी इसमें खूबियाँ हैं। ये वाला जो है, ये देख रहे हैं आप, लेटेस्ट जो वर्जन है वो, ये नया वर्जन काफ़ी एडवांस्ड है। डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है। 40 तरह के सुधार किए गए हैं पिछले वर्जन और इस नए वर्जन के में अगर देखेंगे तो इसकी स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इससे फाइटर जेट की रेंज जो है ना वो बढ़ जाती है, चूँकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इस वजह से। इसमें अपग्रेडेड रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम लगाया गया है। अलग अलग तरह के मतलब 9 तरह के रॉकेट मिसाइल को इसमें फिट किया जा सकता है और ये 50 फीट की ऊंचाई पर जाकर भी तबाही मचा सकता है, ठीक है। तो HAL ने इसका निर्माण किया है। HAL भारत की सरकारी कंपनी है, एरोस्पेस की और डिफेंस कंपनी कहिए। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी दिसंबर 1940 में। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम बताएं जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU ने मार्च 2024 में मंजूरी दी है। आंसर होगा स्टेटियो शिव शक्ति, स्टेटियो शिव शक्ति, ठीक है। ये नाम ऑफिशियल तौर पर ये दिया गया है और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में, स्टेटियो शिव शक्ति। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टैट्यू क्या है। इससे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया था। अब इसकी अनुमति जो है ना वो IAU से भी हो गई है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इसको इस नाम से जाना जाएगा, स्टैट्यू शिव शक्ति। तो ये स्टैट्यू क्या है? स्टैट्यू जो है ना वो एक लैटिन शब्द है, वर्ड है। इसका अर्थ होता है स्टेशन, स्थिति, देखना या स्थान। तो मतलब इसको समझ लीजिए स्टेशन शिव शक्ति कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम इसको स्टैट्यू शिव शक्ति ही कहेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, उसने ये मंजूरी दी है। IAU जो है वो उसकी स्थापना हुई थी 1919 में और ये तमाम जो खगोलीय पिंड है उनकी सतह विशेषता उन सब के जो नाम होता है वो तय करने के लिए जिम्मेदार होता है।
ओके, तो ये शिव शक्ति जो पॉइंट था अब उसको स्टैट्यू शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और अगस्त 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 तरह की घोषणाएं की थी। जिस जगह पर चंद्रयान उतरा था, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा था, उस सबको उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट कहा था, लेकिन अब स्टैट्यू शिव शक्ति कहा जाएगा। जिस जगह चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उस जगह का नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया था। और हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो अब ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो अगर हम सवाल हो कि चंद्रयान जो 3 है वो कब लॉन्च हुआ था और कब वहाँ पर लैंड किया उसने, तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो हुई थी पृथ्वी से वो 14 जुलाई 2023 को हुई थी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के ज़रिए। और कब सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, तो 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, चांद के किस पोल पर उतरा था, किस तरफ उतरा था ये, तो साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। ओके, महत्वपूर्ण बात ये सब भी है, सारा PDF में भी मैंने दे दिया है। इसरो की बात कर लें, अभी चीफ कौन है उसके, एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 में किस वर्ष तक देश में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, बताया है। आंसर को 2025 तक। ठीक है, यानी अगले साल तक टीबी को इंडिया से खत्म करने का ये टारगेट रखा गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट उसमें ये इस बात की जानकारी दी है। ओके, और महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं ढेर सारी, उसके बारे में हम आगे बताते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, मतलब उसने जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार भारत में वर्ष 2015 के बाद नए टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। आंसर होगा 16% की गिरावट हुई है। कितना? 16% की गिरावट हुई है 2015 के बाद से। देखिए, प्रति लाख जनसंख्या पर हम कहेंगे तो 237 पाए जाते थे टीबी के मरीज 2015 में, और 2022 में ये घटकर 199 संख्या रह गई थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर हम बात करेंगे कि WHO के अनुसार दुनिया में किन किन देशों में ज़्यादा टीबी के मामले हैं, मरीज हैं, तो नंबर 1 भारत है। ठीक है, 27% है। सेकेंड स्थान पर इंडोनेशिया 10%, थर्ड स्थान पर चाइना है 7.1%, फोर्थ स्थान पर फिलीपींस 7%, फिफ्थ स्थान पर है पाकिस्तान 5.7%। ठीक है, टीबी बीमारी, उसको हिंदी में तपेदिक भी कहते हैं, वो एक जीवाणु संस्करण है। मुख्य तौर पर ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसके कारण होता है और मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्से को भी प्रभावित कर सकता है। और जब कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति, इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है, तो हवा के माध्यम से ये दूसरों को भी फैल सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये सब चल रहा है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो क्वेश्चन होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, अंग्रेजी में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसने मार्च 2024 में संरक्षित स्मारकों यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की सूची से कितने स्मारकों को हटाने का फैसला किया, जिसके बाद ASI के दायरे में कुल 3675 स्मारक रह जाएंगे। इनमें से क्या आंसर होगा? आंसर होगा 18। तो 18 को प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट की कैटेगरी है उससे हटाने का ये फैसला लिया गया है। ठीक है, और ये अनरीचेबल मॉन्यूमेंट है, मतलब ASI इनका संरक्षण भी कर रही थी और ये अब ASI को मिल ही नहीं रहे हैं, ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो नहीं मिल रहे हैं, वो ऐसे 24 हैं, लेकिन इनमें से 18 को ये ASI ने यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये तय कर लिया कि हम हटा देंगे इस लिस्ट से। और वो कैसे गायब हो गए, अगर सवाल हो कि गायब कैसे हो गए हैं, तो शहरीकरण हुआ, उसके वजह से वो उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। कई जगह जलाशय बन गए या बांध बन गए, उनके वजह से वो जलमग्न हो गए, अंदर चले गए। तो सवाल होगा कि वर्तमान में कितने ASI के पास जो संरक्षित स्मारक की सूची है, तो वो हो गई है 3675। पहले इतनी थी 3693, जिनमें से 18 स्मारकों को
हटा दिया गया प्रोटेक्टेड जो लिस्ट था उसमें से। ठीक है, तो कई बार कई जगह ये भी लिखा गया है लापता हो गए हैं। तो लापता हो गए मतलब कि उनका पता नहीं चल रहा है, कहीं जलमग्न हो गए, कहीं शहरीकरण के चपेट में आ गए। ठीक है, तो ये सब हुआ है। कौन कौन से स्मारक है, तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। बस आपको जानना है कि ये कितने हैं। ठीक है, चाहें तो आप पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं, टोटल 18 जो टोटल है उन सब की। ठीक है, तो इन सब को उस लिस्ट से हटा दिया गया। ओके, जैसे कोस मीनार हुआ। ठीक है, और भी कई कुछ मंदिर हैं 12वीं सदी के, दिल्ली का 12 खंबा कब्रिस्तान है। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के लिस्ट से हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, और ये पूरी लिस्ट मैंने PDF में भी दे दी है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की किस निजी कंपनी ने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट विक्रम 1 के दूसरे चरण का परीक्षण मार्च 2024 में सफलतापूर्वक किया? इस क्वेश्चन का अर्थ ये मत नहीं हुआ कि रॉकेट को पूरा लॉन्च ही कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कुछ पार्ट का परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा स्काईरूट एरोस्पेस। क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब स्टेज 2 का ये लॉन्चिंग व्हीकल जो है ना, उसको टेस्ट किया गया, फायर टेस्ट किया गया। फायर टेस्ट इस तरीके से किया गया है, इसका इंजन का एक जगह रख के, और ये फायर टेस्ट किया गया है कि उसकी जो ताकत है वो कितनी है। ठीक है, कहाँ पर ये परीक्षण हुआ है? तो ये हुआ है श्रीहरिकोटा में, यानी आंध्र प्रदेश को जो श्रीहरिकोटा में इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर है वहाँ पर 27 मार्च को किया गया है। ओके, विक्रम 1 जो है ना वो क्या है? एक छोटा लॉन्च व्हीकल रॉकेट है, और ये 480 किलोग्राम तक के पेलोड मतलब सामान को स्पेस में 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है, और इसका नाम जो है वैज्ञानिक विक्रम साराभाई उनके नाम पर रखा गया है। अगला सवाल हो कि भारत का पहला निजी तौर पर डेवलप किया गया रॉकेट, उसका नाम क्या है? तो विक्रम एस है। क्या है? विक्रम एस, और ये है विक्रम 1। क्लियर होगी बात? स्काईरूट जो है ना वो एरोस्पेस वो कंपनी है, उसका गठन हुआ था 2018 में, मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर का लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप न्यूज़, 51 ईयर के हैं, और इससे पहले पुर्तगाल में जो प्रधानमंत्री थे वो भारतीय मूल के थे, एंटोनियो कोस्टा थे। अब ये बन गए हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। पुर्तगाल के बारे में जान ले, एक बार मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। यह रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं यूरोप की ओर। यूरोप में हम देखेंगे कि यहाँ पर यह है स्पेन, इधर फ्रांस है, स्पेन से ये सटा हुआ ये है पुर्तगाल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाला जो हिस्सा हुआ ये है पुर्तगाल यहाँ पर। ओके, एक देश से सीमा लगती है, वो है स्पेन से। ठीक है, और ये इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित एक देश है, इबेरियन पेनिनसुला, उसमें स्थित एक देश है। यहाँ की मुद्रा है यूरो, भाषा पुर्तगाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का। आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। क्या नाम है? सदानंद वसंत दाते। इनको नियुक्त किया गया है 26 मार्च को NIA का डायरेक्टर जनरल। वो 2026 तक इस पद पर रहेंगे, 31 दिसंबर 2026 तक। ओके, महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। ओके, NIA की स्थापना कब हुई थी? 2009 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी AI आधारित फिल्म का नाम बताएं जिसे अप्रैल 2024 में रिलीज किया जाएगा। आंसर का इराह। क्या नाम है? इराह। ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म इराह, भारत की ओर, भारत की। ठीक है, उसका पोस्टर ये देख रहे हैं आप। ओके, तो
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। तो इराक का जो ट्रेलर वो AI तकनीक के दुरुपयोग के, मतलब ये फिल्म उस AI के दुरुपयोग के बारे में है, उनके जो नकारात्मक जो नेगेटिव पहलू हैं उन सब के बारे में बताता है। तो ये फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं सैम भट्टाचार्य जी, और मुख्य रूप से भूमिका निभाई है रोहित बोस राय, राजेश राय, करिश्मा कोटक, इन सब ने। अगला क्वेश्चन, सेनेगल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा बसिस्रो दियोमायो फे। ठीक है, तो सेनेगल की जो संवैधानिक परिषद है तो उसने इनको मतलब चुनाव में जीत की पुष्टि की है 29 मार्च को। 44 ईयर के हैं, 44 साल के लिए हैं, और कुछ वक्त पहले ही उनको जेल से रिहा किया गया था। सेनेगल के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं सेनेगल को। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं कहाँ पर? अफ्रीका की ओर। अफ्रीका में ही, अफ्रीका का सबसे पश्चिम देश है ये सेनेगल। यहाँ देख रहे हैं आप, ये है सेनेगल जो रेड कलर में आप देख रहे हैं। ओके, और यहाँ की राजधानी क्या है? डाकार। यहाँ की राजधानी है डाकार सेनेगल की, और यहाँ की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, और इसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे ना, तो ये मारिटानिया हो गया, इधर माली हो गया, ये गिनी हो गया, गिनी बस्सू हो गया, और ये गाम्बिया है बीच में, इस देश के बीच में गाम्बिया भी है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।